हम्म, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। वो रिकॉर्डिंग ऑन करना था। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हमने पर्टिकुलर किसी भी चीज को क्या करा, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उनके अंदर बीच में हो गया कॉलिजन स्टार्ट। अगर आपको पता है कोई भी एक दूसरे से चीजें टकराएंगी वो एनर्जी को रिलीज करेंगी, और एनर्जी को, उस एनर्जी को हम इन द फॉर्म ऑफ हीट ले लेते हैं। इन द फॉर्म ऑफ हीट हम उसको ले लेते हैं और उसे पेशेंट को दे देते हैं। ये सिंपल एसडब्ल्यूटी इस मैकेनिज्म पे काम करता है। यही कैपेसिटर फील्ड मेथड में जो मैंने अभी आपको समझाया, यही पूरा भी नीचे लिख के आएगा, इसको हम समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से। क्या करा, देखो पूरा यही लिखा हुआ है। कैपेसिटर फील्ड मेथड कैसे वर्क करता था, इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द पार्ट बीइंग ट्रीटेड। कौन से इलेक्ट्रोड, वही पैड इलेक्ट्रोड, दोनों एक साइड हम रखते हैं। और आपको उनके बीच में क्या रहता है, जो ये पैड रहता है, इनके जो पैड हैं, इनके बीच में ये मेटल है और इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग क्या कवरिंग चढ़ी हुई होती है। वो आपकी किसी भी चीज की हो सकती है, कपड़े की हो सकती है, किसी भी चीज की इंसुलेटिंग, क्यों, क्योंकि वो मेटल आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं देते वरना आपको करंट लग जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है जो इंसुलेटेड होती है, उससे वो आपके बॉडी पर टच करते हैं, वो गर्म होती है। वो जो इंसुलेटिंग वाली है वो हीट अप होती है, उससे करंट तो फ्लो कर नहीं सकता क्योंकि इंसुलेटेड है, वो सिर्फ हीट होती है। और वो हीट आपकी स्किन से टच होकर आपके बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है और आपके अंदर जो डीप स्ट्रक्चर्स है उनको हीट अप करती है। हीट हम हीट क्यों ले रहे हैं, वो इसकी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है, जब हम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आगे जाके तो हम उसको समझेंगे क्यों हम करते हैं। ये बात, ये सारा, ये पूरा रहा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको बताया कि ये अनचार्ज कंडेंसर इस तरीके से रहता है। जब हम उसको चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि एक साइड हमने नेगेटिव पोलैरिटी दी तो पॉजिटिव वाले इधर अट्रैक्ट हो गए, और पॉजिटिव नेगेटिव वाले, जब हम इससे इसको चार्ज से हटाते हैं तो क्या होता है उनके बीच में कॉलिजन स्टार्ट हो जाते हैं, और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कॉलिजन एक एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी को हम यूज में ले लेते हैं। ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। अब इतना मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैंने बताया ये आप खुद पढ़ते रहना घर पे, सब कुछ पढ़ना जिसके अंदर है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड हैं, जो हम इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं कौन से, केबल मेथड में, वो केबल नहीं, कंडेंसर मेथड में। उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उसके अंदर हमें चार चीजें पढ़नी है। पहला चीज पढ़ना है कि इलेक्ट्रोड का टाइप कैसा होना चाहिए, दूसरा साइज क्या होना चाहिए, तीसरा दोनों इलेक्ट्रोड आप जो प्लेस करते हो उनके बीच में स्पेस कितनी होनी चाहिए। क्या कि पहला टाइप क्या, साइज क्या, और स्पेस कितनी, और इलेक्ट्रोड को किस तरीके से पोजीशन करना है। मैं आपको नीचे से बिल्कुल समझाते चला गया था। पोजीशनिंग इलेक्ट्रोड में मैंने आपको चार चीजें बताई थी स्टार्टिंग में। पहला बताया था कोप्लेनर, जो आपको पता है क्या कि अगर आपके जैसे बैक है, ये बॉडी की आपकी बैक है, तो दोनों पैड को आप इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, ये आपका कोप्लेनर है। फिर एक होता है कॉन्ट्रा प्लेनर। कॉन्ट्रा प्लेनर का मतलब होता है आगे पीछे। जैसे मैं अगर आपका शोल्डर लूं तो एक मैं आपके एंटीरियर लगा दूंगा और एक मैं आपके पीछे बैक पर लगा दूंगा, ये होता है कॉन्ट्रा प्लेनर, नाम में ही लिखा है। फिर दूसरा होता है मोनोप्लेनर। मोनोप्लेनर का मतलब होता है कि अगर हमें सिर्फ उसमें हम क्या एक ही पैड यूज कर रहे हैं, कोई स्मॉल एरिया है, छोटा ऐसा एरिया है, तो दो पैड यूज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर मोनोप्लेनर। और तीसरा और चौथा होता है क्रॉस फायर। क्रॉस फायर यूज करा जाता है नी में। क्या कि अगर हमें 10 मिनट का ट्रीटमेंट देना है किसी पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के 5 मिनट तो आप पैड को लगा दीजिए आगे पीछे, यानी स्टार्टिंग में पटेला पे लगा दीजिए और पोप्लीटियल फोसा पे लगा दीजिए। देन यू चेंज इट्स पोजिशन आफ्टर 5 मिनट। क्या करिए, फिर एक को लगा दीजिए मीडियल साइड और एक को लगा दीजिए लेटरल साइड। इसको हमने क्रॉस फायर बोला। हमने बोला क्या, 5 मिनट हमने इसको एंटीरियर पोस्टीरियर रखा और 5 मिनट हमने इसको मीडियल लेटरल रखा। ये हमारी पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पे थी। स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बोला था कि सिंपल सी चीज है कि ये पैड है, अगर आपके सपोज ये दो पैड हैं आपके, और मैं आपको सिंपल बोलूं कि इन दोनों पैड अगर मैं ये इनको कोप्लेनर में रख रहा हूं, कोप्लेनर में मैं रख रहा हूं, तो इनके बीच में एटलीस्ट कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कोई एक आइडियल गैप तो होना चाहिए कि इनको बिल्कुल चिपका के रख दें कि दूर रख दें। तो हमने सिंपल बोला कि अगर एक पैड की सपोज जो लेंथ है वो अगर 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ सॉरी जो ब्रेथ है अगर वो 5 सेंटीमीटर, ये इतना 5 सेंटीमीटर का है, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम इसका आधा डिस्टेंस होना चाहिए, यानी 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा।
क्या बोल रहे हैं कि 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा इधर इन दो पैड के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। अब इतना स्केल से नापने की जरूरत नहीं है, वो तो हम पैड देख के ही समझ जाते हैं कि हमने पैड देखा, हमने देखा, हम ऑन एन एवरेज पैड के साइज से ही समझ जाते हैं कि हाँ इसका कितना है, 7 का है, 8 का है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि पैड जितने साइज का है उसके आधे से ज्यादा, यानी अगर सपोज 8 का है तो हमें मोर देन 4 चूज करना पड़ेगा। हम 4 से कम नहीं ले सकते, नियर अबाउट 4, 5 ले सकते हैं, 5 पे रख लो, 6 पे रख लो, चल जाएगा, लेकिन 4 से कम नहीं। क्यों क्यों नहीं कम करते, क्यों कम नहीं करते? यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन भी आएगा, आपसे आपसे पूछ सकते हैं कि हम जब दो पैड लेते हैं ना, ये दो पैड इलेक्ट्रोड रहते हैं, ये एचडब्ल्यूडी मशीन, और एचडब्ल्यूडी से दोनों के वायर निकल रहे होते हैं, कि ये वाले पैड का वायर निकल रहा होता है और एक वाले पैड का। आपसे बोलते हैं कि कभी भी आप ध्यान रखिए इन दोनों पैड को इनके वायर क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इनके वायर कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, प्लस इनकी पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए, क्या कि जैसे अगर मैं ये दोनों यूज कर रहा हूं तो ये एक मैं इस तरीके से रखूंगा कि इसमें जो वायर होगा वो इस कॉर्नर पे लगा होगा, और जो मैं इसके बगल में रखूंगा वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि जो इसका वायर है वो इधर कोने पे होना चाहिए, डायगनली। कभी भी इस तरीके से पैड प्लेस नहीं होना चाहिए कि दोनों एक जगह, जैसे अगर एक यहाँ रखा है और ये भी सपोज यहाँ रख दो, दोनों इधर रखे गलत है, इधर रख दो गलत है। इस तरीके से हमेशा डायगनली प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों पैड को वायर के एक दूसरे के डायगनली रखते हैं और वायर क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दोनों में जो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आपको मैं इसमें बता चुका हूं, एचडब्ल्यूडी का सबसे बड़ा पॉइंट था क्या, कि इसमें दो सर्किट बनते हैं। पहला सर्किट बनता है मशीन के अंदर और दूसरा सर्किट बनता है पेशेंट के अंदर, तब ये वर्क करता है। यानी एक पैड है वो इलेक्ट्रिक करंट लेके आता है मशीन से और वो पेशेंट के अंदर डालता है, फिर पेशेंट के अंदर सर्किट कंप्लीट हो गए, वो दूसरे पैड से मशीन के अंदर जाता है। जब ये सर्किट कंप्लीट होता है तब ये पैड हीट अप होते हैं, तब एचडब्ल्यूडी वर्क करती है। अगर आपने इन दोनों वायर को क्रॉस कर दिया और इनको डायगनली नहीं रखा तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। आपको सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको इनके बीच में डिस्टेंस रखनी पड़ती है, क्या, इसकी आधी से ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा पास आ जाएंगे तो ये एक दूसरे को इंटरफियर करेंगे, ये एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी लेके आ रही जो बॉडी के अंदर जाएगी, फिर एक फ्रीक्वेंसी बॉडी से जनरेट होकर दूसरे पैड के अंदर जाएगी, फिर वो मशीन के अंदर जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें, इसलिए हमें बीच में इतना डिस्टेंस प्रेजेंट रखना पड़ता है। प्लस हम दोनों वायर को क्रॉस भी नहीं करते, और तीसरी चीज हमें इनको डायगनली रखना पड़ता है। इसलिए आपको हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप एचडब्ल्यूडी रूम में जाएंगे या फिर अगर एचडब्ल्यूडी कहीं प्लेस है तो उसके आसपास आप और कोई भी मॉड्यूलिटी का यूज करने से मना करते हैं। आपको बोलते हैं कि आप कोई भी मॉड्यूलिटी एचडब्ल्यूडी के आसपास यूज नहीं करेंगे। प्लस आप अपना फोन भी लेके नहीं जाएंगे। प्लस आप पे अगर कोई भी मेटल की चीज है, कॉइन्स है, वॉच है, कुछ भी है पेशेंट के पास, तो आप उसको उतरवा के साइड से रख देते हैं। इवन उसने रिंग पहन के रखी है, लेडीज है तो लेडीज के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह उसके जो रहते हैं पैरों में पहनने वाले वो सब, तो ये सब इसका मैं खास ख्याल रखना पड़ता है। मैंने खुद इतने सारे देखे हैं जो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा के रख दिया, उन्हें ये तक नहीं पता कि ये डायगनली प्लेस करना है, ये इस तरीके से इधर वायर होना चाहिए, एक का इधर होना चाहिए, वो बिल्कुल सीधे रख देंगे। हीट होगी, बात सही है, हीटअप होगी, ऐसा नहीं है, हीटअप होगी, लेकिन उससे क्या हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी इंटरप्ट हो रही है, जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रही है और डिस्टरबेंस हो रहा है, और जो चीजें खराब हो रही है वो बॉडी के अंदर हो रही है, क्योंकि ये डीप है, इससे पेशेंट बाहर की तरफ जल नहीं रहा है। तो पेशेंट को एटा मूवमेंट तो कुछ समझ नहीं आया, उसको नहीं समझ आया कि उसको क्या चेंज होगा, आपको भी समझ नहीं आया। समझ तो उसको जब आएगा जब महीनों बाद, जब अंदर क्या बिगड़ गया और आप क्या क्या बिगड़ सकता है वो मैं आपको बता चुका हूं। आगे भी हम और डिसएडवांटेज में उसको पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि आसपास हम जैसे टेंस है, IFT है, EMS है, वो यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वर्क करते हैं लो फ्रिक्वेंसी और मीडियम फ्रिक्वेंसी पर, और ये HWD वर्क करती है हाई फ्रिक्वेंसी पर। अगर आपने कोई भी ये दो कैबिन भी बगल बगल में नहीं बनाते, अगर HWD इस केबिन में तो दूसरी कैबिन में थोड़ा सा गैप रखते हैं, बगल बगल में नहीं कर रखते। क्यों? क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी है वो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देती है। ये जो टेंस और मीडियम फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी पे आप कोई भी मॉड्यूलिटी यूज कर रहे हैं तो उसको इंटरप्ट कर देगी, उसको डिस्टर्ब कर देगी, उसकी फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देगी। इसलिए हम रखते हैं। हमारे पास जो फोन रहता है वो भी आपको पता है फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, तो फोन की फ्रिक्वेंसी भी डिस्टर्ब कर देती है, फोन खराब हो जाता है। लेकिन हम खुद पता है जैसे HWD अंदर रूम के अंदर ही बैठ के फोन चलाते हैं,
सडन कुछ भी नहीं होता, लेकिन चीजें इंटरप्ट होती है, फ्रिक्वेंसी मशीन की भी डिस्टर्ब होती है और आपके फोन की भी होती है। आप कोई भी मेटल की चीज पहनते हैं तो उनसे उससे फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होती है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में ध्यान रखनी होगी। ये आपसे बहुत वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या क्या बात एसडब्ल्यूडी में क्या क्या बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, कि वायर क्रॉस नहीं करना चाहिए, डायगनली करना चाहिए, इस तरीके से। और पूछते हैं क्यों, तो इन सब का रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे, जैसे इसमें पहला पॉइंट उन्होंने पूछा है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का टाइप क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रोड बहुत आपको पता है, बहुत सारे आजकल, जैसे मैंने आपको दो बताई, दो तो मेन होती है, एक पैड इलेक्ट्रोड होता है और एक डिस्क इलेक्ट्रोड होता है। डिस्क इलेक्ट्रोड में आपको एसडब्ल्यूडी के जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये सीसी में बना हुआ है, ये रहा, ये इलेक्ट्रोड है, ये होते हैं डिस्क इलेक्ट्रोड। ये किसके लिए रहते हैं, ये आपकी बॉडी के एरिया से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर रहते हैं। क्यों रहते हैं, इनका काम क्या है, ये पर्टिकुलर आपकी एरिया आपसे कुछ दूर है, क्योंकि कुछ एरिया आपकी बॉडी में कैसे रहते हैं, जो बिल्कुल एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। तो उनको कैसे उनके ऊपर तो हम पैड लगा नहीं सकते, जैसे चिन ऑफ टीबिया समझ लो आप। तो उस पर क्या करेंगे, उस पर हमें डिस्क इलेक्ट्रोड यूज करनी पड़ती है। उसको हम एक डिस्टेंस पर प्लेस कर देते हैं और फिर वहां से हम उसको यूज में ले लेते हैं। इस तरीके से डिस्क इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें मैंने आपको मशीन में भी दिखाया था। ये रहे आपके, ये होते हैं डिस्क इलेक्ट्रोड। ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल जो इसमें ये प्रेजेंट होते हैं हैंडल्स, ये बिल्कुल मूवेबल होते हैं। ये सबसे अच्छा डायग्राम है, ये बिल्कुल हैंडल्स मूवेबल होते हैं। इनको आप बिल्कुल मूव करके एकदम पेशेंट के स्किन के ऊपर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपको किस तरीके से रखना है, आप उसको प्लेस कर सकते हैं। और ये होता है पैड इलेक्ट्रोड। ये दो दो पैड है, एक पैड ये रहा, एक पैड ये रहा। और ये पैड हमेशा, जो वायर होता है वो हमेशा कॉर्नर पे इस तरीके से प्लेस होता है। इसके पैड हमेशा यार कभी भी सेंटर नहीं इस तरीके से। क्यों, क्योंकि आपको ये बता रहा था कि आपको डायगनली रिलेशनशिप बनाना है। वन डाउट है हम्म सर, हमारे मतलब हमारे हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ना, हम्म वहां पे ये अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं वो, मतलब जो वायर्स है ना उसके, जो वहां पे वैसे दिखाए गए हैं ना जैसे अपोजिट डायरेक्शन में, हम्म। वैसे रखते हैं, डायगोनल में नहीं रखते। तो ऐसे चलता है क्या? मैंने बोला था चलता तो सब कुछ है। मैंने आपको ये भी बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि रखने को तो हम बिल्कुल ऐसे रख दो, एक को बगल में रख दो, कुछ भी रख दो, रखने को तो मशीन तो वर्क करेगी, लेकिन उससे गलत फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। आइडियली आपसे पूछेंगे कि पैड को कैसे रखना है, तो आपको इन दोनों के बीच में डायगोनली रिलेशनशिप बनाना है। और वो हमें नहीं, वो बुक में लिखा हुआ है प्रॉपर। अगर फ्रिक्वेंसी आपको चाहिए तो आपको डायगोनली, ऐसे तो हम, मैंने वही बोला कि हमारे डिपार्टमेंट में भी मैंने खुद ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल इस तरीके से रख देते हैं, और फिर रखने के बाद हम इसके ऊपर एक टॉवल रख देते हैं, और टॉवल रखने के बाद हम पेशेंट को लिटा देते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। हम्म। हम भी वही करते हैं। हाँ, तो पेशेंट को लिटा देते हैं, तो पेशेंट को उससे हीटअप मिलता है। तो हम, ऐसा होता है खुद से बहुत सारे मैंने सीनियर्स वगैरह देखे, तो बोलते हैं नहीं नहीं उससे कुछ होगा, कुछ नहीं, हीट तो तब भी मिलनी है, आपको नहीं समझ आ रहा, लेकिन उससे क्या फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो रही है, वो तकलीफ पेशेंट को बाद में समझ आएगी। आपको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। और ये चीज ऐसा नहीं है, अभी ये बुक में लिखी है, अभी आगे आएगी कि हमें पैड को किस तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है। अब बिल्कुल ये पैड में लिखा है कि वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ थिन मेलेबल, बस वही सारी बातें मैंने आपको बता दी कि पैड वगैरह रहते हैं और ये सब। ठीक है, ये इसको आप आगे सारा आप चीजें पढ़ लेना। अब इसमें दो टाइप से आपको एक इलेक्ट्रोड दिखाएंगे, कि दो इलेक्ट्रोड आते हैं जो मेन, एक इलेक्ट्रोड आता है फ्लैट इलेक्ट्रोड और एक आता है कॉन्वेक्स इलेक्ट्रोड। फ्लैट और कॉन्वेक्स में हमें फायदा क्या है, देखो सिंपल सी चीज दिख रही है कि फ्लैट, अगर फ्लैट है तो जिस एरिया में रखना है आपने वो पर्टिकुलर वो ही एरिया होगा। लेकिन कॉन्वेक्स इलेक्ट्रोड का क्या फायदा है कि इसमें क्या है, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉनकेव एक्सिस, ठीक है, एरिया ये ज्यादा ग्रैब कर लेता है। इसमें क्या फायदा हुआ, ये वाला पैड आपको कहाँ मोस्ट ऑफ द यूज आएगा, ये आपको वहां यूज आएगा जहां आपको पता है कि एरिया तो लार्ज है लेकिन एसिमेट्रिकल है। हमारे पास पैड है, जैसे नियर अराउंड शोल्डर, मैं क्या, अगर शोल्डर ना समझो, मैं आपको नी बोल दूं, नी के अपर पोर्शन पर रखूं, नी के आगे आपको पता है पटेला वगैरह होती है, तो वहां पर आपको पता है कितना एसिमेट्रिकल होता है। तो वहां पर अगर आप इसको रखेंगे तो सिर्फ इतना एरिया तो टच हो रहा है नी से, लेकिन इस ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कॉन्वेक्सिटी वो आसपास का एरिया भी पूरा उस पर रेस चली जाती है।
तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है इस कॉन्वेक्स वाले इलेक्ट्रोड से, कि जहां पर आपको पता है कि एसिमेट्रिकल एरिया ज्यादा प्रेजेंट है, फ्लैट एरिया कम है, और हमें लार्ज एरिया कवर करना है, हमारे पास इलेक्ट्रोड छोटे हैं, लार्ज एरिया कवर करना है, तो वहां पर कॉन्वेक्स इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा यूज में आता है फिर हमारे लिए। लेकिन जनरली ये कॉन्वेक्स इलेक्ट्रोड मिलते नहीं है, आपको फ्लैट इलेक्ट्रोड ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे ये लाइन लिखी है इसमें लिखा भी है द थर्ड टाइप ऑफ, ये तो थर्ड टाइप आपका ये देखो अलग अलग लिखा है। वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है वो बिल्कुल पतले होते हैं, जो एनोदर टाइप के होते हैं वो किस किस तरीके से होते हैं, कॉन्वेक्स के होते हैं, और थर्ड टाइप के होते हैं वो आपके होते हैं डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड। डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड के बारे में मैं आपको सब बता चुका हूँ। ट्रांसपेरेंट होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, और कहाँ यूज करा जाता है, यूज फॉर इरेगुलर एरियाज, जहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है वहां पर इन्हें यूज करा जाता है। ये क्या हल्के से गैप में प्रेजेंट होते हैं, स्किन और आपके जो पैर उनके बीच में थोड़े से दूरी पर रखे हुए होते हैं, एरिया से टच नहीं होते। फिर होता है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। आपसे अब आपसे ये पूछा जाए कि साइज ऑफ इलेक्ट्रोड सबसे अच्छा क्या रहेगा। अब जैसे इसको देखो, इसमें ये पूरा बहुत अलग अलग है, आप अच्छे से पढ़ना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बता दे रहा हूँ। इन्होंने ये बोला है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, आइडियल साइज क्या होना चाहिए। सपोज ये पेशेंट की बैक है, ठीक है, उसको पेन हो रहा है इतने एरिया पर, ठीक है, इतने एरिया पर हो रहा है, तो इस एरिया को ट्रीट करने के लिए जो पैड का आइडियल साइज होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए। इससे छोटा होना चाहिए, कि इसके बराबर होना चाहिए, कि इससे बड़ा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। अब इसमें ना देखो बड़े, देखो पहली चीज, इससे तो छोटा होना तो बेकार है, क्यों, क्योंकि ये इतना एरिया कवर करेगा तो खराब करो। ज्यादा बड़ा लोगे आपकी रे बर्बाद होंगी, इधर जा रही एरिया तो इतना ही है, क्यों फालतू के एरिया में देना है, क्यों फालतू के में। इधर की स्किन को आप इरिटेट करोगे, जहां इधर की स्किन को तो कोई हीट की जरूरत नहीं है, फिर इधर की स्किन की इरिटेट करके यहाँ के टिश्यूज को, यहाँ की मसल को क्यों हीट अप करना है, क्यों हमें वेस्ट करना है। और ऐसा नहीं होता कभी भी, अरे हम बहुत, मैंने सुना है लोग बोलते हैं लगा दो क्या जा रहा है, यहाँ के एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी तकलीफ है। अरे आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, लेकिन वहां के लिए जो बॉडी का जो पर्टिकुलर एरिया है वो तो नॉर्मल है ना उसके। अब नॉर्मल एरिया में अगर आप कुछ ना कुछ थेराप्यूटिकली करोगे तो, और जहां पर एनॉमली नहीं है और थेराप्यूटिकली आप कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होने ही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मैं आपको मलेरिया की फ्लोरोक्यूनिन की टैबलेट्स में आपको डेली देता रहा हूं, तो क्या आपके बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमें पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि जिस एरिया में, अब एक थर्ड आता है कि सेम टू सेम उस पर्टिकुलर एरिया। देखो सेम टू सेम कभी नहीं हो पाता, आइडियल साइज कभी नहीं होता। आइडियल साइज ये बोला है कि जो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एरिया अगर 5 सेंटीमीटर का है सपोज, तो आप 6 सेंटीमीटर के पैड ले लीजिए, 6 से ज्यादा बड़े मत लीजिए। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो कवर हो जाएगा, प्लस हल्का सा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का एरिया हल्का हल्का और कवर अप हो जाएगा, जो पेशेंट को शायद फील नहीं हो रहा है कि इसमें पेन हो रहा है, मगर डीप के लेवल पे कहीं इसमें तकलीफ हो रही हो तो 1-1 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे ले लो बस, इससे ज्यादा नहीं। तो आइडियल साइज ये बताया गया है। आइडियल साइज क्या बोलता है कि स्किन के लेवल ऑफ स्किन से थोड़ा सा एरिया जो ट्रीटेबल है उससे बस थोड़ा सा बड़ा ले लो बस, और कुछ ज्यादा नहीं। और यही पूरी लाइन लिखी हुई, 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट साइजेस, कैपेसिटर क्या होना चाहिए करेक्ट साइज। इसमें देखो, इसमें जो दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रोड बड़े बन, ये जो आप इस सेंटर में एरिया देख रहे हो, ये जो सेंटर में एरिया है ये अफेक्टेड एरिया है, तो ये क्या करेक्ट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। ये हल्का सा दिख रहा है, आपने बड़ा दिखा दिया एरिया, ये इतना है, हल्का सा इससे थोड़ा बड़ा ले लिया कि बिल्कुल एकदम कवर हो जाए। और ना ही हमें, और इसमें क्या, इसमें छोटा है, इसमें देखो एरिया कवर हो पाएगा नहीं, एरिया बाहर निकल गया। और ये बहुत बड़ा है, एरिया सिर्फ इतना सा है और आपने इतने बड़े टूल आ लिए, तो फ्रिक्वेंसी क्या वेस्ट। अब इसमें सिर्फ आप वर्ड यूज कर देते हो कि फ्रिक्वेंसी वेस्ट जा रही है, फ्रिक्वेंसी वेस्ट नहीं जा रही, पेशेंट की कितनी सारी चीजों को आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो बेफालतू में। अब इसमें तो इन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया क्या, इफ द डायमीटर ऑफ लेक्टर्स इज फार लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द लिम्ब, सम ऑफ द लाइन फोर्सेस बाईपास एंड इट कंप्लीटली एंड दस रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सिर्फ क्या एनर्जी का ही वेस्ट हो रहा है, पर्टिकुलर जो एरिया बिल्कुल ठीक है वो भी तो डिस्टर्ब हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ तो और इस पे ये सारी चीजें वही मैंने जो अभी आपको बताया था, वही सारी चीजें। ये स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड है,
किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सारा मैं आपको अभी बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग से पहले अभी आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये सारा आप बिल्कुल पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं। ये देखो बॉडी टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो इलेक्ट्रोड कैसे प्लेस करते हैं, उनके बीच का एरिया कितना होना चाहिए, पोजिशनिंग, ये सारा आप पढ़ लेना। ये मैं अब भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी चीज ऐसा कर रहा हूँ कि निकाल रहा हूँ, नहीं, जो भी है मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको सब बता चुका हूँ, वही यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ लेना क्योंकि आपको लिख के आना है। तो जब तक आपको राइटिंग नहीं आएगी तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड होती है, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया 4 टाइप के। पहले कॉन्ट्राप्लेनर, यानी क्या, एक लार्ज एरिया है वहां पर आपने दोनों एक साथ रख दिए। देखो ये देखो डिस्टेंस कम है इसलिए इसमें मना कर रहा है, इनकरेक्ट स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या, एटलीस्ट इसके हालत ज्यादा होनी चाहिए। लार्ज आप एक आइडियल स्पेस तो बल्कि इतना लेते हो, एक आइडियल स्पेस अगर आपसे कोई पूछे तो प्रॉपर तरीके से तो यही होता है कि जितने ये साइज का ना उतना तो गैप रखो ही रखो। लेकिन फिर भी अगर एरिया कम ज्यादा पड़ रहा है तो इसके कम से कम आधे से ज्यादा तो रखो ही रखो, उससे कम में काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इंटरफेयर करने लग जाती हैं। तो ये याद रखना। वैसे आपसे मोस्ट प्रोबेबली तो आप यही बोलिए कि एक पूरे साइज कम से कम एटलीस्ट इतना तो, अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो 5 सेंटीमीटर का गैप रखो ही, गैप को आपको रखना ही चाहिए। नहीं तो अगर नहीं जगह है तो एटलीस्ट हाफ से ज्यादा रखो, कम में काम नहीं चलेगा, नहीं तो इंटरफेयर करते हैं। ये होता है आपका कोप्लेनर। कोप्लेनर में क्या, कोई भी लार्ज एरिया, जैसे मैं अगर सपोज में ये बताया भी था, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। सपोज ये पूरा उसका बैक एरिया है तो मैं एक यहां पर रख दूं, एक यहां पर रख दूं, तो ये क्या हो गया, कोप्लेनर। कॉन्ट्राप्लेनर कैसा हो गया, उसको शोल्डर में पेन हो रहा है सिर्फ, इस तरफ कुछ नहीं, तो मैं क्यों रखूं, तो उसको रखूंगा कॉन्ट्राप्लेनर। एक पैड यहां रख दूंगा, एक पैड इसके एंटीरियर रख दूंगा। ठीक है, फिर एक मोनोप्लेनर, सपोज उसने बोला कि मुझे पीछे सिर्फ एक ही एरिया, तो फिर मैं एक ही पैड यूज करूंगा, मैं 2 पैड क्यों यूज करूंगा, तो उसको बोलते हैं मोनोप्लेनर। फिर एक होता है क्रॉस फायर। क्रॉस फायर कहां जनरली नी पर यूज करा जाता है। सर हाँ, बट दोनों भी पैड में वो होता है ना प्रोड्यूस, तो दोनों भी पैड में होता है। दोनों पैड में भी, हाँ दोनों पैड में प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या हम ज्यादा दूसरे वाले में ना ज्यादा टॉवेल को वो कर देते हैं। जो मोनोप्लेनर जो हमारे पास जो एचडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं ना, उनमें मोनोप्लेनर वाले वर्क नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमें दोनों सर्किट कंप्लीट होते हैं। तो मोनोप्लेनर में हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला पैड होता है उस पर टॉवल ज्यादा रैप कर देते हैं, उस पर 3-4 लेयर लगा देते हैं कि पेशेंट को उसकी हीट फील ना हो, मगर लेकिन उसको पेशेंट की स्किन से कांटेक्ट में मतलब पेशेंट से कांटेक्ट में रखना पड़ता है। अगर आप पेशेंट से कांटेक्ट में नहीं रखेंगे तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो मोनो, और सर हाँ, जो आपने डायगोनल बोला तो उसमें तो वायर दब जाएगी ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रह पाता है ना। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैंने ये इसका बैक लिया, ठीक है, एक मैं यहाँ रखूंगा, एक मैं यहाँ रखूंगा। अब ये डायगनली कैसे, ये इधर वायर हो गया, एक इधर वायर हो गया, इधर वाली एरिया पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टॉवल, जो मैं टॉवल यहाँ पर सिंगल सिंगल लेयर में यूज करता हूँ वही टॉवल की मैं 4 लेयर कर दूंगा और लगा दूंगा। पेशेंट को हीट ही फील नहीं होगी, हीट अच्छा। जाएगी नहीं, हीट जाएगी नहीं। हमें मोनोप्लेनर हमारे पास होता नहीं है, हमें मोनोप्लेनर बनाना पड़ जाता है। तो अच्छा। आप एडवांस फॉर्म की एचडब्ल्यूडी देखोगे ना, उसमें मोनोप्लेनर आते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें मशीन के अंदर ही सर्किट कंप्लीट हो गया, आपको सिंगल फॉर्म में मिलता है। लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट में अभी जो हम लोग के पास प्रेजेंट है ना, उसमें मोनोप्लेनर वाला सिस्टम है नहीं। इसलिए हम मोनोप्लेनर बस जुगाड़ बना के क्या उसमें 4-5 टॉवल की लेयर लगा दी कि उसकी अंदर हीट ना जा पाए, टॉवल में सारी एब्जॉर्ब हो जाए। और बाकी जो एडवांस फॉर्म की एचडब्ल्यूडी आती है उनमें जो सिंगल मोनोप्लेनर आते हैं, उन मोनोप्लेनर क्या होता है, उनमें क्या होता है कि जो सर्किट कंप्लीट होता है वो मशीन से कंप्लीट होके फिर आपके पास आता है बन के सिंगल फॉर्म में। अब एक होता है क्रॉस फायर। क्रॉस फायर में जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये पेशेंट का नी है, नी में हमने क्या करा, एक हमने एंटीरियो पोस्टीरियर लगा दिया आगे पीछे, और एक हमने क्या कर दिया, मीडियो लेटरल लगा दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस फायर। बिल्कुल, ये देखिए ये रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं कोप्लेनर। फिर ये कॉन्ट्रा प्लेनर आप पढ़ लेना, मैंने बताया। फिर मोनोप्लेनर, सिंगल इलेक्ट्रोड, फिर ये क्रॉस फायर। यानी पहले क्या यूज करा, एंटीरियो पोस्टीरियर, फिर यूज करा
मीडियोलेटरल, ठीक है। फिर केबल मेथड, केबल मेथड मैंने आपको बताया था कि केबल मेथड को इंडक्टोथर्मी भी बोलते हैं क्योंकि इंडक्टेंस के ऊपर वर्क करता है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल मैंने आपको बताया था कि हम क्या लेते हैं, केबल को लेते हैं और उसको रैप करते चले जाते हैं। और केबल केबल कैसी है, केबल के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल। डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में थोड़ा ना वायर लगा दोगे, और उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है सर्कुलर कॉइल के अंदर से जाएगी, वो जनरेट करती है एडी करंट। तो पूरी की पूरी ये बात मैंने पहले भी कही, फिर बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी जगमोहन क्या पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक थेरेपी में हम लोग को सिर्फ मैग्नेटिक करंट की बात है वो यही 4 लाइन में बताई गई है। बाकी जितना भी अब एडवांस्ड फॉर्म है, आप कभी बड़े बड़े अटेंड करेंगे, अगर आप एम्स में जाएंगे, एम्स में जाएंगे तो एम्स में जितनी भी मॉडलिटीज आई थी वो 90% मॉडलिटीज वो वर्क कर रही थी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी पे कर रही थी। इलेक्ट्रिक थेरेपी का तो इतना यूज करते नहीं, क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रिक थेरेपी की सबसे बड़ी दिक्कत है ये आपको इरिटेबिलिटी करती है। आपको क्या, आप खुद देखते हो जब आप आपको बोलो टेंस आपके ऊपर लगाओ, आईएफटी लगाओ, एमएस लगाओ, आपको तो कितना इरिटेशन होती है। करंट लगना किसको अच्छा लग रहा है, लेकिन हम क्या है बस 2 मिनट के बाद वो पेशेंट थोड़ा सा अडेप्ट हो जाता है, ठीक है तो चलो ठीक है वो झेलता है, लेकिन उसकी इरिटेबिलिटी तो हमें फील होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमें उसकी इरिटेबिलिटी फील नहीं होती, इरिटेबिलिटी तो हमें फील होती है। हेलो हेलो, हाँ क्लास ले रहे थे, क्लास भिंड भिंड, हम 10 मिनट से फोन कर रहे हैं, 15 मिनट से, 15 मिनट राज, हाँ 15 मिनट से फोन कर, हाँ हाँ हम कर रहे हैं 15 मिनट, ठीक ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होता है, एडी करंट। उसका हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाता है कि वो पेशेंट को इरिटेट नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ इस तरीके से लगाने से इसका हमें डिसएडवांटेज मिल जाते हैं। इसमें हमें 2 फील्ड मिलेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। किस तरीके से मिलेंगे, जब आप केबल को लगाते हैं तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक करंट कहाँ प्रोड्यूस होगा, एट अ सेंटर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एडी करंट तो सेंटर में प्रोड्यूस होगा ना, तो मैग्नेटिक करंट सेंटर में प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक करंट है वो कॉर्नर में प्रोड्यूस होता है, इस तरीके से। तो इसमें आपको दोनों करंट मिल जाते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जगह पे। जो साइड वाइज का करंट है, जो कॉर्नर्स में करंट होता है, वो आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर में मिलती है आपको मैग्नेटिक फील्ड। वही लिखा है देखो, इन दिस मेथड अ थिक इंसुलेटेड केबल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ आर अचीव्ड बाय द यूज ऑफ केबल मेथड व्हेन द हाई फ्रीक्वेंसी करंट ऑसिलेट्स इन द केबल, a varying electric field is set up between its ends and a varying magnetic field around its center। हमने क्या करा था, केबल इज कॉइल्ड अराउंड द पेशेंट बॉडी एंड सेपरेटेड फ्रॉम द पेशेंट बॉडी बाय अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। 2 चीजें जनरेट होंगी, एक इलेक्ट्रो फील्ड जनरेट होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड का इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द केबल एंड द इफेक्ट्स आर सिमिलर व्हेन द करंट, वो ही सेम करंट इलेक्ट्रिक का तो वही है जो केबल उसमें फील हो रहा था कंडेंसर वाले केबल वाले में, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील है, उसका बस अलग से हमें पढ़ना है। 4 लाइनें उसके बारे में लिख के आनी है। अगर आप केबल मेथड आपसे कोई पूछता है तो आपको ये 4 लाइनें इंपॉर्टेंट बतानी है। ये इसको अलग करता है क्या, द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज द करंट ऑसिलेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। If the conductor is a solid piece of conducting material, the EMF gives rise to eddy current. और वो एडी करंट आर प्रोड्यूस स्पेशली इन दी टिश्यू विच लाई क्लोज टू द सेंटर ऑफ द केबल। जो एडी करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जनरेट होता है एट द सेंटर, सेंटर में, सेंटर ऑफ द केबल। द एडी करंट प्रोड्यूस हीट एंड देयर टिश्यू इज अवॉइडेड। द करंट आर प्रोड्यूस प्राइमरली नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द सुपरफिशियल टिश्यूज हीटेस्ट मोस्ट। इसमें सीधी सी बात कहने की है कि जो मैग्नेटिक करंट होता है ना, उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि विद लो इरिटेबिलिटी वो आपको डीप, उसके लिए स्किन में आपके लिए इंपिडेंस बहुत कम होता है। यहां पर एक वर्ड यूज करा गया इंपिडेंस। इंपिडेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, इंपिडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस। बॉडी में जब रेजिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं तो उसके लिए इंपिडेंस लेते हैं। रेजिस्टेंस इसलिए नहीं लेती क्योंकि नॉन लिविंग में आप बोल दोगे रेजिस्टेंस है सिंपल, लेकिन बॉडी में ऐसा नहीं है। बॉडी में कुछ पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर आपके लिए रेजिस्टेंस अलग होता है। अगर फैट ज्यादा है तो आपके रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट से तो कम हो जाए। तो अलग अलग बॉडी में हर जगह पर अलग अलग है और अलग अलग लोगों में अलग अलग है। किसी में फैट कम है, किसी में ज्यादा, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं इंपीडेंस।
इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, वो तीनों का मिक्सचर है, तब हम उसे इंपीडेंस वर्ड यूज लेते हैं। आप इंपीडेंस को सिंपल रेजिस्टेंस, माइंड में जब भी आप लिख के इंपीडेंस आओगे, आप अपने दिमाग में रेजिस्टेंस ही बना के चलो, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। लो इंपीडेंस का मतलब हो गया लो रेजिस्टेंस, यानी क्या होगा, डीप जाएगा करंट, अच्छा करंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए बोलते हैं जो मैग्नेटिक वाला होता है ना वो अच्छे से डीप जाता है और अच्छा इफेक्ट दिखाता है, अच्छा इफेक्ट दिखाता है, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। उसकी जो जो मॉडलिटीज हैं वो काफी महंगी महंगी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड को बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसको डेवलप करने के लिए काफी हैवी मॉडलिटीज और खतरनाक आती है। अब केबल मेथड का एडवांटेज क्या था, एडवांटेज वही मैंने जो आपको बताई, क्या, फॉर द ट्रीटमेंट ऑन एक्सटेंसिव एरिया व्हिच कुड नॉट बी इंक्लूडेड बिटवीन द कंडेंसर इलेक्ट्रोड, आप वो वाले एरिया को भी ट्रीट कर सकते हो जो कंडेंसर इलेक्ट्रोड के बीच में नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप पर्टिकुलर कोई, अगर मेरी कोई पर्टिकुलर एक छोटा मोटा एरिया है तो वहां पर आप केबल मेथड यूज करके पर्टिकुलर छोटी सी एरिया को कवर अप कर सकते हो, अगर आपके पास डिस्क इलेक्ट्रोड नहीं है तो। दूसरा, एरिया कैसा हो, इरेगुलर हो, तो क्या लिखा है इसमें, दूसरा क्या है कि व्हेन द एरिया कैसा हो, इरेगुलर हो, और डिजायरेबल टू अवॉइड हीटिंग टू सबक्यूटेनियस फैट, कि हमें आसपास के एरिया में हीट नहीं देनी, सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में देनी है, तो वो। डिसएडवांटेज क्या है, वही मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। क्या, इम्पॉसिबल ऑफ यूजिंग एयर स्पेसिंग, आप बीच में एयर स्पेसिंग तो रख नहीं सकते, तो वो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर एक सिंगल मोनो इलेक्ट्रोड बनता है, फिर ऊपर से आप बार बार उसको थिक वायर करते हो तो रिजिड सपोर्ट हो जाता है, और हीटिंग प्रोड्यूस होती है एडी करंट में, और आप इसको वायर को टाइम बहुत लगता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत सारी ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब ये ओवरऑल डोसेस दिया है, इतना डोज आप दे सकते हो एचडब्ल्यूडी का, तो इसमें तो ऐसा लिखा है कि 20 से 30 मिनट आप दे सकते हो, वो भी अल्टरनेटिव डे पर, मतलब इतना खतरनाक बताया गया है कि 20 से 30 मिनट आपको देना है, और वो भी अल्टरनेटिव डे पे देना है। लेकिन आप डिपार्टमेंट जाके कभी देखना, एक एक दिन में आधा आधा घंटे लगा के रखते हैं, और सुबह भी दे रहा है शाम में दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है प्लेसिबो। आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप जानते हो कि हीट का सबसे बड़ा इफेक्ट आपको प्लेसिबो इफेक्ट है, आप हीट से ठीक कम हो रहे हो, लेकिन आपको प्लेसिबो का मीन्स होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, आपको अच्छा लगता है। आपको कभी भी चोट लग जाए, आप सिंपल ही देख लो, मैं तो आपको बिल्कुल बच्चों जैसी बात, आपके आंखों में कुछ चला जाए, आपको बचपन से क्या है कि आप कुछ भी हीट अप करके या कुछ भी उसको करके अपने माउथ से बाय उसको हीट अप करके उसको टच करते हो, क्यों, क्योंकि उससे में उससे उससे क्या हो रहा है, क्या ठीक हो जाती है आंख, नहीं। लेकिन हमें मालूम है कि एक हीट अप का अगर कभी कभी हमें कुछ तकलीफ है, अगर वहां उसको हीट करो, उधर जगह पे हीट करो, तो हमें एक प्लेसिबो इफेक्ट मिलता है। तो ड्यू टू प्लेसिबो इफेक्ट पेशेंट कभी मना नहीं करता, पेशेंट भी इवन क्या होता है, पेशेंट आके क्या सबसे पहले मालूम है, पेशेंट आपको देगा, आपको कुछ नहीं पता, आपको भी मतलब नहीं, पेशेंट आपके पास बोलेगा अरे वो वाली कल मशीन लगाई थी ना, उससे बहुत अच्छा लगा था, वो ही लगा दो, उसी पे लेटे रहने दो आधे घंटे। कितने पेशेंट मैंने देखे जो आके आधे घंटे लगा के सो जाते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा, लेकिन इस चीज को हमें समझना है कि ये कितना डेंजर है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपको ट्रीटमेंट चलाना है तो 5 से 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है एक दिन में, 1 मिनट में 10 मिनट से ज्यादा नहीं, और वो भी एरिया डिफाइन करो, क्रोनिक है क्या एक्यूट है क्या है, किस वे में काम क्या रहेगा, वही इसके सारे काम होंगे जो एक हीटिंग करवाती है। हमें पता है कुछ भी, आप तो सीधा सा बताओ, आप तो सीधा सा एक याद रखो, बाकी सब उससे जुड़ते चले जाते हैं। क्या क्या मेन काम होता है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना, उस पर्टिकुलर एरिया पर क्या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि क्यों, सीधी सी बात है, ब्लड है, अगर वो हीट अप होगा तो सीधी सी बात है वो उसका फ्लो की रेट बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। कोई भी चीज आप गर्म करोगे तो वो बढ़ जाएगी उसकी ब्लड सप्लाई, ब्लड तेजी से बहने लगेगा। अब बहना तो अब उससे ही सारे आसपास के एरिया लगा दो, अगर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो उधर क्या होगा, वहां पर और सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे, वहां पर तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रेश, आपको उस पर्टिकुलर एरिया पर जहां पर पेन हो रहा है तो वहां पर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स खट्टे हैं उनको वो हटा देगा, प्लस फ्रेश आरबीसी आएंगी तो फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, न्यूट्रिशन आएगा, तो वो एरिया क्या हील अप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे ये आपको फायदा मिलेगा। दूसरा क्या, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी,
मेटाबॉलिज्म क्या, ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से, बाकी सब बढ़ने की वजह से फ्रेश टिश्यू जाती है। अब फ्रेश टिश्यू क्योंकि देखो ओवरऑल बॉडी का ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, एक जगह का तो बढ़ेगा नहीं। एक जगह का बढ़ेगा तो आप ये मत सोचिए कि पर्टिकुलर इस एरिया पे बाकी जगह रुक जाएगा, सब इंटरकनेक्टेड है। एक जगह पे आप बढ़ाओगे तो बढ़ना तो सब जगह ही है। तो उससे क्या होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, कि प्रॉपर सब जगह ऑक्सीजन की सप्लाई जाने लग जाती है। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में यूज कर रहे हैं, आपने थोड़ा बहुत इंक्रीज करा ब्लड सप्लाई तो प्रॉपर अमाउंट की ऑक्सीजन जा रही है, बस ज्यादा नहीं करना। वही प्लस नर्वस टिश्यू पे भी इसका इफेक्ट दिखता है, मस्कुलर टिश्यू पे भी, इसीलिए तो सबसे खतरनाक भी है ये नर्वस टिश्यू, मसलर टिश्यू। सोच लो ब्रेन और हार्ट पे भी अपना इफेक्ट दिखाती है, इसलिए ये जितनी अच्छी है उससे ज्यादा ये खतरनाक है अगर थोड़ी सी एबनॉर्मली कर देते हो। स्वेट ग्लैंड्स पे भी इफेक्ट दिखाती है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है आप पर्टिकुलर हीट करोगे, स्वेट तो आपको होना ही है, आपको पता है आपको पसीना आना है, तो उससे क्या हुआ, इससे स्वेट ग्लैंड आपके क्या जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, ओपनिंग हो जाती है। तो पर्टिकुलर जिस जगह पर जो पर्टिकुलर एरिया पर खट्टे हो जाते हैं वहां पर क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहां पर ये स्वेट ग्लैंड्स खुल जाते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, वही अब ये सारा सारा का सारा डीप में लिखा है, वही बोल रहे हैं कि देखो वांट ऑफ स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछते हैं व्हाट इज द वांट ऑफ स्टेटमेंट। वांट ऑफ ने क्या बोला था कि एनी केमिकल चेंजेस व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एसिलेटेड इज एसिलेटेड बाय द राइज इन टेम्परेचर। आपकी बॉडी में कुछ भी चेंज होना है तो आप टेम्परेचर को राइज कर दो, वो आके वो सारी चीजों को एसिलेट कर देगा। अगर आपकी बॉडी में कुछ भी, आपकी बॉडी कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए कैपेबल है कि वो उसको चेंज कर सकती है, एसिलेट कर सकती है, आप टेम्परेचर को रेस कर दो, वो आपकी बॉडी कर लेगी। आपकी बॉडी में इतनी पावर होती है, ये चीज आप बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वर्क करने लग जाती है। तो यही बॉन्टॉफ ने बोला था कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे केमिकल चेंजेस जिनमें ताकत है एसिलेट होने की, वो एसिलेट हो जाते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। यही बॉन्टॉफ ने स्टेटमेंट दिया था। ये सारी आप पढ़ लेना, फिर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं, ये जो मैंने आपको जितना भी बताया। ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो देखो इंजरी वगैरह हील हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि वहां पर फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, WBCs आ जाएंगी, प्लेटलेट्स आ जाएगी, तो वो हीट कर देगी। नर्वस टिश्यू में पढ़ लेना मस्कुलर टिश्यू में क्या करता है, ठीक है। अब शॉर्ट वेव डायथर्मी का काम क्या क्या है, इन्फ्लामेशन में काम करता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया पर स्वेलिंग वगैरह बढ़े। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे बहुत लोग पूछते हैं क्या कि किसी को अगर एक्यूट इंजरी है, मतलब सपोज अभी इंजरी हुई है और कल उसको स्वेलिंग आ रही है, तो कभी SWD नहीं लगाया जाता। SWD थोड़े टाइम पीरियड के बाद लगाया जाता है, कब, जहां पर उस पर्टिकुलर एरिया पर जहां पर उसको चोट लगी है वहां पर वो ब्लड रुक गया है, थम गया है। तो वहां पर जब आप ब्लड सप्लाई ज्यादा कर दोगे तो वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उन सबको हटा देगा, फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके आएगा, तो फिर वो हीलिंग चालू हो जाएगी, जिससे अपने आप इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। वही सारी बातें लिखी है, द डायलेशन ऑफ आर्टेरियल कैपिलरी इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया विच इंक्रीज सप्लाई फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल। वही एक लाइन आप सोचो पूरे टाइम में घुमा घुमा के लिखी है, सिर्फ वो इसलिए मैंने बोला था कि ब्लड सप्लाई आप कर लो, बस उसी को घुमा घुमा के लिखना है। वही फिर घुमा के लिखी है, अभी ऊपर से पढ़ के आ रहे, वही फिर घुमा के लिखिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे खत्म होगा। अब ब्लड सप्लाई बढ़ा दोगे उस पर्टिकुलर एरिया पर WBCs आ जाएंगे, WBC आ जाएंगे तो उन बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। वही सारी लिखी है, कंसंट्रेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, वो सब आ जाएंगे, यानी वही है। रिलीफ ऑफ पेन कैसे मिलेगा, फिर वही लिखा है, पहला तो प्लेसिबो इफेक्ट है, दूसरा क्या है इन्फ्लामेशन, जो आप ऊपर कम करके आ रहे हो, इन्फ्लामेशन कम करके आओगे तो आपको पता है इन्फ्लामेशन की प्रॉपर्टी है पेन, तो कम हो जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको बताए थे जो आपको पेन करा रहे थे वो हट जाएंगे, बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी जिससे आपका पेन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, ठीक है। मसल टिश्यू में, ट्रोमेटिक कंडीशन में, और हीलिंग टाइम को रिड्यूस करता है। अब इसमें बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि रिड्यूसिंग हीलिंग टाइम। रिड्यूसिंग हीलिंग टाइम में क्या करता है, ये उस पर्टिकुलर एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ा के वहां पर ब्लड फ्लो तेजी से पहुंचा देता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जब वो ब्लड कोई जगह पर, आपको पता है यहाँ पर अगर आपको चोट लगी तो वहां पर ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, और क्लॉट बनने की वजह से फ्रेश प्लेटलेट्स नहीं आ पाती, जिस वजह से उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो आप वहां पर सप्लाई इंक्रीज करके वो जो वहां पर सेल डेवरेज जो चीजें जितनी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको हटा देते हो, और जब नया फ्रेश ब्लड आएगा तो वो हील जल्दी करवा देता है। इसलिए इसमें रखा है रिड्यूसिंग हीलिंग टाइम, यानी जो हील होने में 4 दिन लगते थे वो अब 2 दिन में हील हो जाएगा। इसका ये मतलब है रिड्यूसिंग हीलिंग टाइम, जो हीलिंग टाइम था उसका वो रिड्यूस कर देता था। अब डेंजर तो देखो एक ही चीज है, गरम कर रही है तो आपको एक ही काम करेगी, क्या, बर्न, जलाएगी। तो वो ही सारा लिखा है, बस वो ही लिखा है,
बर्न कर देगी, एक्सेस करंट, पेशेंट को करंट ना लग जाए, ब्लड फ्लो, मैंने बोला ना ब्लड फ्लो तेज करी तो ज्यादा ब्लड फ्लो ना कर दे, जिन लोग की हाइपर सेंसिटिव स्किन होती है ना थोड़ी बहुत, उन लोग को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब ये थोड़ा सा इसको मैं कल और अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको अभी आगे नहीं भगा रहा हूँ, यहां तक मैंने आपको बताइए, कल मैं ये आपको आगे पढ़ाऊंगा। यहां से यहां तक मैंने आपको बता दिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये सारे डेंजर्स ऑफ शॉर्ट वेव ब्रेथ, क्योंकि मुझे इसको एक एक डेंजर आपको बहुत अच्छे से बताना है, एक एक चीज को, स्कैल्ड्स को, एक एक चीज को, स्कैल्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक किस तरीके से, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ गैंग्रीन कैसे बनती है, फेंटेनेंस क्या होता है, एक एक चीज को बहुत क्लियर बताना है, इन कॉन्ट्राइंडिकेशन और डेंजर, जिससे आप बिल्कुल एचडब्ल्यूडी को यूज करते टाइम बिल्कुल एकदम नहीं, ठीक है। तो अभी आप इतना पढ़ के आना, कोई किसी को डाउट? सर स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड बता दीजिए एक बार। क्या स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड? स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड वो जो चार मैंने बताई थे, वो वाले कॉन्ट्राप्लेनर, कोप्लेनर और मोनोप्लेनर और क्रॉसफायर, यही मैंने ये बताए थे। क्या कोप्लेनर क्या थे, कोई भी लार्ज एरिया पर दोनों इलेक्ट्रोड अगर एक साथ प्लेस करते हैं, तो ये थे कैसे, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में दोनों रखे हुए हैं, एक ही प्लेन में दोनों रखे हुए हैं, तो कॉन्ट्राप्लेनर, वो कोप्लेनर। कॉन्ट्रा कैसे, कि अगर एक आप एंटीरियर साइड प्लेस कर रहे हो, एक पोस्टीरियर साइड, बीच में आपका अफेक्टेड एरिया है, एक इधर रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है, तो इसको आप बोल दोगे कॉन्ट्रा। मोनोप्लेनर आप एक ही यूज कर रहे हो, उसका एरिया छोटा एक ही। और क्रॉस फायर क्या, कि अगर ये एरिया उसका है तो पहले आप एंटीरियर पोस्टीरियर रख रहे हो 5 मिनट, फिर 5 मिनट आप इसको यहां से हटा के मीडियो लेटरल कर दो, तो ये आपका हो गया क्रॉस फायर, ये प्लेसमेंट थे। यस सर, समझ गया। किसी को और कोई को डाउट? सर सर मेटेलिक इम्प्लांट वाले एरिया पे क्यों नहीं देते हैं? सिंपल सी चीज है, मेटल गर्म नहीं हो जाएगा, मेटल डीप स्ट्रक्चर्ड है। अब मैंने बोला ना ये डीप हीट देता है, मेटल इम्प्लांट कहाँ होती है, बोन्स पर हीट डीप जाती है, वहां पर वो मेटल धीरे 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 करके गर्म हो जाएगी। तो अगर मेटल गर्म होगी तो वो अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स को जला नहीं देगी। मेटल में तो कितनी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो हीटिंग को कितनी जल्दी ग्रैब करती है, वो गर्म होगी तो वो अपने आसपास जो जहां जहां स्ट्रक्चर है, बोन में गई है, वो अगल बगल के कार्टिलेज है, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व है, जितनी आसपास की चीजें उन सबको डैमेज कर देगी। बाकी ये जो आप बोल रहे हो ना, इसको मैं और अच्छे से भी आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन जब हम कल पढ़ेंगे, तो इसमें जो मेटल इम्प्लांट है, ये रहा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मेटल इन द टिश्यू, इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। और कोई डाउट? समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक। Bye, sir. Thank you, sir.